नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 5 मार्च से, उसके हम पेपर हल करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज 7 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हमारे पास कलेक्शन है। दोनों शिफ्ट के जो पेपर हैं उनका कलेक्शन अपने पास में है, तो आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसको। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको पढ़ें, उसको देखें, और जो कुछ प्रश्न आपके मन में आते हैं उन प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जब तक आपकी नई सोच नहीं आएगी, उन प्रश्नों के इर्द गिर्द आप नहीं सोचोगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं कही जाएगी। तो आप ऐसा अध्ययन करें कि आपके मन में कुछ और विचार आए। बहुत सारे प्रश्न विचारात्मक हैं, तथ्यात्मक प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। तो विचारात्मक प्रश्न जब तक नहीं आपसे बनेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा अध्ययन करें कि आप में नए विचार आए, नए प्रश्न आए, और उन प्रश्नों को अपने आप में हल करें और जो समस्याएं हमारे पास पहुँचाएँ। तो अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज को अपने मित्रों को शेयर किया करें और लाइक किया करें। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अभिसारी चिंतन का संबंध किस बालक से है? तो देखिए, उसमें विकल्प में जो सही है वो है प्रतिभाशाली। और ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान बालक भी अगर विकल्प में है तो इसको भी करना है, क्योंकि अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है और अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। ये ध्यान रखिएगा। यही हम कहते हैं कि हमारे वीडियोज को आप अगर देखेंगे तो एक प्रश्न आपको और मिलेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेकर के काम चला रहे हैं तो आपको सिर्फ यही प्रश्न मिलेगा। तो इसलिए पूरे वीडियोज को हमारे देखा करें। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना है। तो संवेदना को अर्थ प्रदान करना तो क्या है? प्रत्यक्षण। संवेदना को तब तक कोई चीज़ें, सबसे पहला है संवेदना, और संवेदना को जब अर्थ तब तक प्रदान नहीं कर पाएंगे जब तक उसको हम देखेंगे नहीं। देख करके, यानी प्रत्यक्षण यानी देखना, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला प्रश्न है, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? तो यह है शिक्षण सूत्र। सिंपल सा है ये शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र हैं। अगला है, सुकराती विधि किस विधि को कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। ये सुकरात की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। डाल्टन योजना या डाल्टन विधि किसकी है? तो यह है हेलेन पारखास्ट की। अगला प्रश्न है, बच्चे किस अवस्था में पूर्ण रूप से कार्यात्मक शब्द बोलने में सक्षम हो जाते हैं? कार्यात्मक शब्द बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो वह 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे कार्यात्मक शब्द बोलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की पराकाष्ठा या उच्चतम अवस्था कौन सी है? तो अभिप्रेरणा की उच्चतम अवस्था है आत्मसिद्धि। ये मैस्लो ने एक आवश्यकता आधारित संव्यूहन बनाया है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? वो होती है शारीरिक, फिर होती है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सम्मान की, फिर प्रेम की, फिर आत्मसिद्धि की। तो इस क्रम में आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने रखा है। अगला प्रश्न, है, शिक्षकों को छात्रों को विविध समूह की आवश्यकताओं को क्या करने की आवश्यकता है? तो वो है योजना बनाने की आवश्यकता है। जब तक शिक्षक योजना नहीं बनाएगा तब तक सफल नहीं हो सकता है। बच्चों को एक साथ समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सहयोगात्मक कार्य। सहयोगात्मक कार्य, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, उस साथी समूह के साथ कार्य करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं।
ये तुम्हारे विकल्प में था पेपर के। और कभी कभी मलेरिया किन कारणों से होती है, तो वो है प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है, किस सन से उसका संबंध है, तो 2009 से। इसके अनुसार निजी विद्यालय वंचित व पिछड़ा वर्ग है तो कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करता है, तो 25% सीट। ये प्रावधान किया गया है RTE एक्ट 2009 में। पूछ लेता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है शिक्षण की खेल पद्धति किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है खेल पद्धति। अगला प्रश्न है मापन का क्षेत्र होता है, तो मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। अब हम बाल विकास के अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा बिना बोझ के, ये जो रिपोर्ट थी इसका संबंध है, तो ये यशपाल समिति एक बनी थी 1993 में। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के बाद इसको बनाया गया था, यशपाल समिति का गठन किया गया था 1993। तो उसका जो उद्देश्य था उसका शिक्षा बिना बोझ की, उसका शीर्षक था। और NCF 2005 में उसको कार्यान्वित करने का, इसके माध्यम से NCF 2005 के माध्यम से पूरा इम्प्लीमेंट करने का उसका प्रयास किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा जो विकल्प हो उसको आपको लिखना है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जो विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, पुल आउट या पुश आउट उसको बोलते हैं, जिसके कारण बच्चे पलायन कर जाते हैं, तो केस स्टडी जो है सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र में शिक्षा की सबसे प्रमुख आवश्यकता है, क्यों? तो योग्य नागरिकों का निर्माण। शिक्षा का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है योग्य नागरिकों का निर्माण। अगला है गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो स्पष्टीकरण है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो विकल्प के अनुसार आपको लिखना है, उदाहरण से नियम की ओर। ये विकल्प आपके उसमें था पेपर में। अगर ये नहीं दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये भी सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये भी सही है। ये शिक्षण आगमन विधि जो है इसी शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और आगे प्रश्न है बाल विकास के, ये दोनों शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हल हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो दृश्य साधन है ये। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, किसके द्वारा? तो वो है पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? लेखन की स्पष्टता। अगला है कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा नायक का चयन करते समय या जो कक्षा का मॉनिटर जो बनाते हैं उसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा देखना चाहिए। ये इसका उत्तर सही है। शिक्षण का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? बालक को। इस समय कौन सी शिक्षा चल रही है? बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। यहाँ पर अब देखें शिक्षक केंद्रित शिक्षा कब चला करती थी? ये आदर्शवादी विषय है। आदर्शवाद में शिक्षक केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया है, परंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया है। अगला है दृष्टि दोष वाले बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कैसे कराया जाना चाहिए? तो 3 डायमेंशन यानी 3 आयामी आकृतियों को स्पर्श कराकर। अगला है भेदभाव रहित शिक्षा किस शिक्षा का सिद्धांत है? तो वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता।
अगला है बाल विकास के बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, दोनों शिफ्ट के हैं ये। बाल विकास कब से आरंभ होता है? तो ये होता है गर्भावस्था से। बालक का सामाजिक विकास आरंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, या कि पूर्व बाल्यावस्था न लिखा जाए, बाल्यावस्था ही लिख दिया जाए तो बाल्यावस्था से। अगर पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था अगर लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था से। जब एक शिक्षक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है किसका? सफलता का जब एहसास कराता है तो यानी प्रभाव के नियम का वह। अब प्रभाव का नियम किसका है, कभी ये भी पूछ सकता है, तो यह थार्नडाइक का नियम है। ये प्रभाव का नियम, थार्नडाइक ने 3 नियम दिया है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तो संवाद मूलक। बच्चों से जब तक संवाद नहीं करेंगे तब तक कक्षा शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। अगला है प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो वो है आगमन विधि। आगमन विधि में प्रयोगशाला में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे उदाहरण को लेकर क्या करते हैं हम, विशिष्ट चीज़ों को लेकर हम कहाँ पहुँचते हैं, निष्कर्ष पर। तो जब विशिष्ट से हम नियम की ओर पहुँचते हैं, क्या प्राप्त होता है प्रयोगशाला में? नियम। तो वो आगमन विधि होती है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? ये थार्नडाइक का है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। तो ये हमारे बाल विकास के प्रश्न थे इतने। अब हम कुछ प्रश्नों को और आपके समक्ष रखते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। हिंदी के प्रश्न हैं, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो यह है तुलसीदास की। अनुराग वासुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन। उत धन हार से कौन सा शब्द बनता है? तो उद्धार बनता है। और जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो कुछ हिंदी के प्रश्न और देख लीजिए जो 7 तारीख को पूछा गया था, 7 मार्च को। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि। कक्षा शिक्षण के दौरान बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो यह है प्रस्तावना। शिक्षक जब शुरू में कक्षा में जाता है तो प्रस्तावना के कुछ प्रश्न करता है, अपनी भूमिका बनाता है। उसी समय छात्र को पता चल जाता है कि शिक्षक ये पढ़ाने वाले हैं। जब शिक्षक द्वारा वाचन किया जाता है तो वह वाचन है क्या है? आदर्श वाचन। जब शिक्षक द्वारा वाचन किया जाता है तो ध्यान रखिएगा वो आदर्श वाचन है। अब है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। दोस्तों ये हिंदी के हमारे कुछ प्रश्न थे। अब हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं पर्यावरण पर। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रश्नों को। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये इंग्लैंड से हुई है। पर्यावरण के कुछ और हम प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंक पोत क्या है? INS आदित्य। BARC बार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तो तारापुर में है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। सोयाबीन किस राज्य की प्रमुख फसल है? तो वह है मध्य प्रदेश की। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है टेनिस से। टेबल टेनिस को एक और नाम से जाना जाता है तो वह है पिंग पोंग या विप वाप। अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। और ओपेक के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 13 देश हैं ओपेक के। तो ये क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक।
जिसका मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। और इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री। और अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो जमीन पर पैर नहीं रखता? तो वो है हरियल। अब पर्यावरण के कुछ और प्रश्न हैं जो आपके समक्ष ये रहे। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो वह है मेढक के। एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक घोलने पर पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक समान रहेगा। कुनैन नामक दवा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं तो वो है परागण। दोस्तों, आज हमारे इतने प्रश्न आपके समक्ष हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो हम आपसे पुनः कहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ धन्यवाद।